हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैंने पहला वीडियो संख्या पद्धत का आपको मैंने डाला था, तो एक एक करके मैं वीडियो को डालने का प्रयास करूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वैसे तो मैं कभी वीडियो बनाता नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि अगर सरस्वती माँ ने अगर कोई ज्ञान दिया है तो उस ज्ञान को कम से कम पिरोने का हम प्रयास करें। आदमी जीवन भर सीखता है, उसमें कुछ कमियाँ कुछ गलतियाँ लोगों से ही सीखने को मिलती है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा आपसे बातचीत न कर करके मैं अपने मूल टॉपिक पे आता हूँ। आज मैं हिंदी के बारे में उन बच्चों को बताने जा रहा हूँ जो हिंदी में कुछ भी नहीं जानते, और चाहे PSI हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, हर जगह पर हिंदी का बहुत बड़ा डिमांड है। तो अगर हिंदी के बारे में अगर बात किया जाए, बचपन में हम भी छोटे से थे तो जब पढ़ रहे थे तो सर जी पूछे बताओ हिंदी में आप कब जानते हो, और से लेकर के आगे तक जानना हुआ इस हिंदी को आखिर किसने लिखा था। तो हमने भी सोचा कि बड़ी हिंदी को किसने लिखा, क को किसने लिखा था। अब क को लिखने के लिए बड़ा सोचना पड़ गया कि क कौन लिखा था। क तो भाई हम तो पढ़ते चले आए। फिर बाद में बताए कि महर्षि पाणिनि जो थे वो क का जो है अस्तित्व में लाए थे, क को लिखे थे। तो क का शुरुआत महर्षि पाणिनि ने किया था। और अगर कुछ कहानी के बारे में बात किया जाएगा, कुछ संस्कृत के बारे में बात किया जाएगा, तो संस्कृत में कहा जाता है कि एक कहानी के माध्यम से कि शंकर भगवान अपना जो है कि तांडव नृत्य करते हैं। और शंकर भगवान जब अपने डमरू को जब बजाए थे, 7 बार जब डमरू बजे थे तो 14 ध्वनियाँ निकली थी। आप बहुत सारे फिगर में फोटो में आप लोग देखते होंगे कि अक्षर लिखे होते हैं, वर्ण लिखे होते हैं। तो जब डमरू बजा तो डमरू बजने के बाद 14 महत्व सूत्र लिखे निकले थे। अयुड़, लिरिक, इयुंग, योच, अयवरट, लड़, जवैय, गड़कसज, जब कपड़ चटाओ कपाय ससर हल। यानी अयुड़, लिरिक, इयुंग, योच, अयवरट, लड़, जवैय, गड़कस, जब गड़कस, कपड़ चटाओ कपाय ससर हल। ये सब संस्कृत का है, लेकिन हम तो हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही उसमें प्रत्याहार बनाए जाते थे। तो जब हम संधि में पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा आपको अपासवर्ण दीर्घ आदि गुण, तो ये सब संस्कृत का कुछ इसके टॉपिक में आएंगे। लेकिन सबसे प्रश्न ये उठता है कि हिंदी में कि अगर आप जब हम बोलते हैं, बोलने से पहले पहले क्या होता है, वर्ण जब आप निकालेंगे तो उसके पहले ध्वनि सुनाई देगा। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई, कई बार परीक्षा में पूछा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या माना जाएगा, तो जो है ध्वनि माना जाता है। अब क्या हुआ, अगर देखा जाए कि वर्ण, वर्ण का मतलब होता है अक्षर। वर्ण का मतलब क्या होता है, अक्षर। और माला, तो वर्णमाला, वर्णमाला माने अक्षरों के जो समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब जरा देखिए वर्णमाला के बारे में, जैसे एक परिवार में अगर कई लड़के रहते हैं, कई भाई रहते हैं, तो एक न एक दिन बिखरना होता है। एक बार आदमी जुड़ा रहता है तो एक बार अलग हो जाता है। तो वर्ण में अक्षर, जो वर्ण था, वर्ण भी 2 प्रकार का हुआ। वर्ण का भी प्रकार हो गया, बढ़ गए। तो अगर वर्णमाला कोई पूछेगा तो आप एक ही में बोलिएगा कि वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्ण का जो अक्षर है वह 2 प्रकार में बांटा गया। एक स्वर वर्ण हुआ और एक व्यंजन वर्ण हुआ। ठीक है, स्वर वर्ण हुआ और एक व्यंजन वर्ण हुआ। स्वर वर्ण में विद्वानों ने बताया, बहुत किताबों में, कापियों में, कई जगह लिखा गया हुआ है किताबों में। स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जैसे देखिए, अगर अ से लेकर के अह तक का अगर हम लोग पढ़े, उच्चारण करें, अ, आ, ई, उ, तो ऐसे अह तक ले इसको बोलने में किसी मात्रा की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन देखिए जब आप क पढ़ेंगे, क, जब क बोल रहे हैं तो क में लास्ट में अ आ रहा है। ख, तो ख में अ आ रहा है। यानी जानते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, यानी व्यंजन वर्ण वो वर्ण होते हैं जो जिसको बोलने में किसी न किसी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात वो स्वतंत्र रूप से बोले नहीं जाते।
अगर कोई पूछेगा कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर वर्ण वो वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से क्या हो जाते हैं, बोले जाते हैं, और व्यंजन वर्ण वो वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी न किसी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ देखिए, यानी वर्णमाला को जब बांटा गया स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दो प्रकार में बांटा गया, अब क्या हुआ, कहा गया कि भाई अब देखते हैं ना कि एक बहुत बड़ा परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है, धीरे धीरे बिखरने लगता है, धीरे धीरे टूटने लगता है, वैसे ही स्वर वर्ण में भी बंटवारा होने लगा। अब पहले स्वर वर्ण वे वर्ण होते थे जो अ से लेकर कहा तक, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। आप स्वर वर्ण के मेरे बारे में पढ़े स्वर वर्ण में, तो इसमें भी बंटवारा हुआ। पहले तो एक वर्णमाला था, उसको दो भागों में बांटा गया। इस प्रकार से बांटा गया कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएंगे वो अपना अलग हो गए, और जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाएंगे वो अलग हो गए। यानी जिसकी जो ये जितने व्यंजन वर्ण होंगे, अगर आप को पढ़ेंगे तो से लेकर अज्ञा तक ये सब ऐसे वर्ण है जिनको बोलने में आपको मात्रा की जरूरत पड़ेगी। मतलब ख अगर बोलेंगे तो ख में ओ आ जा रहा है, अगर खा बोलेंगे तभी आग मात्रा आ जा रहा है, अगर मान लो खी बोल दिए तो छुटकी की मात्रा, खी खी खुखू, तो जैसे पढ़ते हैं तो उसमें व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए कहीं कहीं मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। पहला वीडियो हो सकता है कि सारी बातें स्पष्ट न हो, लेकिन धीरे धीरे आपको सब कुछ स्पष्ट होने लगेंगी, क्योंकि वीडियो के सामने बोलना थोड़ा सा किसी को भी हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। और जब यही ओपन अपना कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, लेकिन फिलहाल धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट करने का मैं प्रयास करूँगा। हाँ मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों से जब लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और जिसकी वजह से हम और से अच्छे बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जीवन भर आदमी इंसान जो है सीखता है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, अब इसमें भी बांटा गया। कोई पूछेगा बताओ स्वरवर्ण, तो स्वरवर्ण को भी बंटवारा किया गया। तो इसको भी देखिए कैसे कैसे बंटवारा किया गया। स्वरवर्ण में ये बोला गया कि जिसको बोलने में केवल मात्र एक मात्रा का टाइम लगे, एक समय का टाइम लगे, इसको पढ़ने में कम टाइम लगे, यानी एक मात्रा का जिसमें टाइम लगता है उसको हम कहते हैं लघु लघु स्वर। लघु स्वर छोटा वाला स्वर लघु स्वर। लघु स्वर को एक और बात बोला, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। एक परीक्षाओं में आया था कि प्राथमिक स्वर किसे कहते हैं, तो लघु स्वर जो एक मात्रा का टाइम लगता है इसी को हम प्राथमिक स्वर कहते हैं। प्राथमिक स्वर, क्योंकि कई नाम है, एक व्यक्ति का जैसे कई नाम होता है उसी प्रकार से लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, प्राथमिक स्वर, और इनकी संख्या 4 होती है। देखिए अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और क्या होते हैं, री। यानी अगर कोई पूछेगा बताइए स्वर वर्ण में या प्राथमिक स्वर की संख्या कितनी होगी, तो आप तुरंत 4 को मार के चलेंगे। एक मात्रिक स्वर के बारे में कोई पूछेगा हिंदी में एक मात्रिक स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बोलेंगे, 4 होते हैं। लघु स्वर 4 होते हैं। और इसके अन्य नामों से अगर जाना जाएगा तो बस एक ही व्यक्ति का कई नाम है, 3 गो यही पूछ सकता है। लघु स्वर क्या होगा, एक मात्रिक स्वर क्या होगा, प्राथमिक स्वर होगा। तो प्राथमिक स्वर की संख्या क्या होते हैं, 4 माने जाते हैं। अवयु स्वर वर्ण को भी बांटा गया। ये बोला भाई देखो हमको तो बोलने में अ, ई, उ और इनको बोलने में इसके अपेक्षा देखिए अ, आ बोलना है तो ज्यादा टाइम लग रहा है, अ के दुगुना टाइम लग रहा है। अ, आ, ई, उ। मतलब देख रहे हैं कि पहले वाला को जो बोलना है, तो पहले वाला से जब आ तो अ के बाद आ रहा है तो दुगुना टाइम लग रहा है। तो इस पहले वाले से जब दुगुना टाइम लगा तो लोगों ने कहा कि द्विमात्रिक या द्विमात्रिक वाला हो गया। यहाँ एक मात्रिक था तो लोग कहे द्विमात्रिक, और द्विमात्रिक मतलब उसको कहा गया दीर्घ, दीर्घ स्वर। यहाँ हो गया दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा, मैंने पहले वाले से बड़ा, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को कहा गया द्विमात्रिक स्वर,
मात्रिक स्वर, यानी लघु लघु से ज्यादा जो टाइम लगता है, यानी जिसमें दो मात्रा का टाइम लगता है, उसको हम दीर्घ स्वर कहेंगे या द्विमात्रिक स्वर कहेंगे। अब देखिए इनकी संख्या आ, बढ़की, अब बढ़का हो, इनको मित्रों आ, बढ़की ई और बढ़का हो, इनकी संख्या 3 मानी गई है। अगर प्रश्न पूछता है कि बताइए हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, आप तुरंत कहेंगे सर जी 3 होती है। कौन कौन? बढ़का आ, बढ़की और बढ़का हो। लघु स्वर अ, ई, उ, री। अब देखिए तीसरा क्या है, अब इसी से लघु स्वरों से मिलकर के संयुक्त स्वर बना है, उसके बारे में जान लीजिए भाई। बाकी प्लुत स्वर के बारे में हम बताएंगे। तीसरा है देखिए इसी से, इन दोनों से मिलकर के, इससे मिलकर के संयुक्त स्वर का निर्माण हुआ है। तो संयुक्त स्वर का निर्माण कैसे हुआ है जरा देखिएगा। अगर अ के साथ ई को मिला दिया जाए, अ के साथ अगर ई को मिला दिया जाए, ए हो जाए। अ के साथ अगर ई को मिला देंगे तो ए हो जाएगा। और इसी अ के साथ अगर ए को मिला देंगे तो अ हो जाएगा। इतना बढ़िया बात, इसी से निर्माण हुआ, यानी एक मात्रिक स्वर से ही संयुक्त स्वर का निर्माण हो रहा है। देखिए अ में ई को मिलाए तो ए हो गया, अ में ए को मिलाए तो अ हो गया। और इसी अ के साथ अगर हम उ को मिला देंगे तो उ हो जाएगा। और इसी अ के साथ अगर ओ को मिलाएंगे तो अ हो जाएगा। परीक्षा में कई बार पूछा है, तो बताइए संयुक्त स्वर की संख्या कितने होते हैं? तो संयुक्त स्वर की संख्या 4 मानी गई है। ए, जैसे में ए, आई, ओ, औ। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। एक होता है पुरुष स्वर। तो पुरुष स्वर में जिसमें 3 गुना मात्रा का टाइम लगता है, 3 गुना मात्रा का। जैसे ओम अगर कहेंगे आप, ओम, ओम जब कहेंगे, ओम इसे जब पढ़ेंगे तो उसको पुरुष स्वर के यानी 3 मात्रा का टाइम लगता है, तो हम उसको कहेंगे पुरुष स्वर। हिंदी में अगर कोई पूछेगा बताइए स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 3 प्रकार बता देंगे। लघु स्वर, दीर्घ स्वर और एक क्या होता है? पुरुष स्वर। पुरुष स्वर, पुरुष स्वर। तो कहेंगे सर जी संयुक्त स्वर कहाँ है? तो संयुक्त स्वर का निर्माण हमने उसमें लघु स्वर या प्राथमिक स्वर से हमने उसको क्या किया, उत्पन्न किया है। लेकिन अगर हिंदी में कोई पूछेगा बताइए कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप 3 मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सबसे इंटरेस्ट वाली बात अब आई है। 4 इसमें मिले, 3 इसमें मिले और 4 इसमें मिले, तो 4 3 7, 4 4 8 11। हिंदी में अगर कोई पूछेगा बताओ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो तुरंत बगैर सोचे कह दीजिएगा हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अब बताइए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कहो गुरु जी तो 13 है, तो कहाँ से 11 हो गया भाई? हिंदी में स्वरों की संख्या तो हम तो सर जी कहाँ 11 मारेंगे, हमको 13 मारना चाहिए, क्योंकि गिन के देख लीजिए 13 है। यही तो राज की बात है। अब यहाँ जो अंग और अह है उसको अयवाह श्रेणी में रखा गया। न नर है, न माता है, कि में किनाई है। न तो इसको अंग को बोलने में कभी स्वरवर्ण में आते थे, कभी व्यंजन वर्ण में आते थे, इसलिए उसको कहा कि भैया तुम दोनों की कैटेगरी में जा सकते। इसलिए अंग अह को अयवाह में रख दिया गया, साइड में कर दिया गया। इसलिए वर्तमान में हिंदी में स्वरवर्णों की संख्या अगर कोई पूछेगा तो 13। लेकिन प्रश्न है, अगर आपसे ये प्रश्न कर दे कि अयवाह को भी शामिल कर लिया जाए तब हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होगी, तब मारेंगे आप 13। अयवाह को भी शामिल, अरे जिसका अस्तित्व इसमें था ही नहीं, न तो स्वर वर्ण में गिना जा रहा था, न व्यंजन वर्ण में गिना जा रहा था, जब अस्तित्व में नहीं था। लेकिन अगर ये कहेगा अगर अयवाह को शामिल कर लिया जाए तब हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तब तो आप तो क्या करेंगे? 13। अब यहाँ देखिए मित्रों, थोड़ा हम इसके आगे समझाने का प्रयास करते हैं। आज केवल समझ लीजिए, फिर धीरे धीरे एक एक वीडियो हम बनाएंगे। अब आगे देखिए, अब स्वर वर्ण के बारे में हमने बात कर दिया, तो अब व्यंजन वर्ण के बारे में बात की जाए। व्यंजन वर्ण,
तो व्यंजन वर्ण वह वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण वह वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी न किसी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए को बोलेंगे आप, तो को बोलेंगे तो क के बाद ओ आ रहा है, क। ख बोलेंगे तभी ख के बाद ओ आ रहा है, और ग बोलेंगे तभी क्या होगा, ओ आ रहा है। ऐसे अगर आप जिद तक अगर ज्ञ तक जाएंगे, अगर ज्ञ तक जाएंगे तो बोलने में कहीं कहीं मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। जरा ध्यान दीजिएगा। कभी भी अब कह दो सर जी व्यंजन वर्ण तो भाई बगैर मात्रा की सहायता से नहीं बोले जा सकते, तो मात्रा को हटा दीजिए, मात्रा को हटाइए। जैसे मान लीजिए अगर को बोल रहे हैं, को बोल रहे हैं, को में ओ आ रहा है, तो हम कह रहे नहीं अब मात्रा हटा के बोलिए, ऐसा बोलिए कि ओ आइबे न करे, व्यंजन को स्वतंत्र करिए उसको, तो कुछ कैसे तब बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे आप। लेकिन ऐसे बोलेंगे सर जी अगर आधा क में ओ जोड़ देंगे, आधा क में ओ जोड़ देंगे तो सर पूरा क हो जाएगा। आधा क बोलते हैं या ओ पे क्या होते हैं हलन। आप बोल नहीं पाए, ऐसा बोलिए ना, को बोलिए, को बोलिए, तब इसको बोल के बताइए, नहीं बोल पाएंगे। बोल के देखिए ख हलंत है, ओ नहीं आना चाहिए, मात्रा नहीं जुड़ना चाहिए। यानी जो व्यंजन बोला जा रहा है किसी न किसी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है तभी बोल पाएंगे आप। तो जब मात्रा को हम कह रहे हैं हटा दीजिए तो बोल पाएंगे आप, नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए इसको अगर लिखना चाहते हैं ख को तो बड़े आसानी से आधा ख और जो मात्रा आता है तो लिख दीजिए, बहुत काम करेगा संधि में। जैसे मान लीजिए अगर अगर मैं पू बोल दिया ना, पू बोल दिया तो आधा क धन ऊ लिख सकते हैं, क्योंकि ये आधा क धन ऊ जब मिलेगा तभी जाके छोटा पू बोल पाएंगे, पू। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो धीरे धीरे कमेंट करना मित्रों, यार कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि हम भी भगवान के भाई थोड़ी है। अरे पढ़ा रहा है, थोड़ा सा आप लोग का सहयोग मिलेगा तो हम अच्छे से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए आगे, अब कंडीशन क्या है, क से लेकर के ज्ञ तक ये सब क्या है, व्यंजन वर्ण। ये ऐसे वर्ण है जो अपने नहीं बोल पाएंगे स्वतंत्र, वो किसी न किसी बेचारे स्वर वर्ण की मात्रा की आवश्यकता जब पड़ेगी तभी बोल पाएंगे। इनमें भी बंटवारा हो गया, जैसे जैसे भाई भाई वो बंटवारा होता है, इसमें बंटवारा हुआ। तो सबसे पहला बंटवारा जब हुआ इनमें क से लेकर अज्ञ तक में, तो पहला बंटवारा हुआ कि स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, एक नाम दिया गया इसे। एक पहले व्यंजन वर्ण में क से लेकर के ज्ञ तक था, व्यंजन वर्ण में क से लेकर के ज्ञ तक था, लेकिन उसमें बंटवारा हुआ। कैसे बंटवारा हुआ, कहा कि भाई देखो एक है स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। इसको स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन क्यों कहा गया, जरा आप लोग जो भी है वीडियो देख रहे हैं, घर पे हैं, जहाँ भी है जैसे है, तो थोड़ा सा फील मैं कराने जा रहा हूँ हिंदी को। बाकी अगर किसी को बहुत धीमे धीमे मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो अपना फास्ट मोड कर लीजिएगा, फास्ट में देख लीजिएगा। लेकिन मुझे तो भाई ऐसे पढ़ाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, हमको अच्छी तरह से पता है। एक बात बताइए हमें, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजनों की अगर संख्या पूछेगा तो 25 होते हैं। अब आप समझ में आ गई क्या सर जी पढ़ा रहा है। अरे स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन को मैं फीलिंग कराने जा रहा हूँ, जरा ध्यान देना। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन का नाम क्यों पढ़ा भी मैं बताऊंगा। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है। एक चीज याद कर लो, कू चू टू टू पू, कू चू टू पू पू, ये अपना स्टाइल है। कू चू टू टू पू पढ़ने आ गया। कू का मतलब कवर्ग, कू का मतलब कवर्ग, कवर्ग का मतलब क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग। कूचू चू माने चौवर्ग, चौवर्ग का मतलब क्या, चौ छ ज झ इयो। कूचू टू टू माने टवर्ग, टवर्ग माने ट ठ ड ढ अण। कूचू टू 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 माने तवर्ग, त थ द ध न। कूचू टू टू पू, पू माने पवर्ग, पवर्ग माने क्या, प क ब भ म। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। स्पर्श व्यंजन वर्गीय व्यंजन, देखिए वर्ग क्यों कहा गया, 1 2 3 4 5 गो ऐसे लाइन में है और 5 गो ऐसे लाइन में है, यानी 5 गुणे 5 का है कि नहीं है, 5 ऐसे लाइन में, 5 ऐसे लाइन में, इसलिए 5 पे स्क्वायर करा देंगे तो ये वर्ग हो जाएगा। तो कहा गया 5 पचे 25 यानी वर्गीय व्यंजन, यानी वर्गीय व्यंजन
5 5 25, इसका वर्ग करा दिया 25 हो गया। इसीलिए 5 गुणे 5 के रूप में है, ऐसा इसका ढांचा बना हुआ है कि 5 गुणे 5 के रूप में है। 5 ऐसे भी है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, तो 5 5 लाइन ऐसे भी है। इसलिए अब इसका 5 गुणे 5 यानी 5 पे स्क्वायर है, 5 स्क्वायर 25 हो गया, यानी वर्ग हो गया। तो वर्गीय व्यंजन, ये सब व्यंजन है। व्यंजन क्यों है? क्योंकि कोई भी व्यंजन जब हम बोलते हैं तो किसी न किसी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। पर इसके बारे में समझना, स्पर्श व्यंजन कैसे मानेंगे। तो देखो, अकुह विसर्जनीय नामक कंठ, अकुह अ आ कु मने क ख ग घ अंग, अकुह विसर्जनीय नामक कंठ, कंठ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अकुह विसर्जनीय नामक कंठ का मतलब आ कु वर्ग मतलब क ख ग अंग। पढ़ के देखिए कंठ से आवाज निकल रहा है, नहीं निकल रहा है? क ख ग घ अंग। इसलिए इसको कहा गया भैया, ये जो भी है क ख ग घ अंग, ये टोटल कंठ से आवाज निकलेंगे। अब इचु ऐसाला नाम तालु, इचु ऐसाला नाम तालु, इचु ऐसाला नाम तालु का मतलब क्या होगा? ये जो चच जो पढ़ेंगे तो जीभ के निचले वाले भाग से मतलब ताल से आवाज निकलेंगे। च च, इसको तालु है। इचु ऐसाला नाम तालु यानी च छ ज झ इय, ताल से निकलेगा। आगे देखिए, रेटू रसाड़ा राम मुर्दा, यानी रेटू रसाड़ा राम मुर्दा, रेटू रसाड़ा राम मुर्दा, यानी जब टॉटर पढ़ेंगे ना तो जीभ मुड़ेगा। जब ये पढ़ेंगे, मुर्दा नाम इसलिए पढ़ा क्योंकि जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो जीभ मुड़ेगी। देखिए पढ़ के देखिए, ट ठ ड ढ, देखिए जीभ मुड़ रही होगी। आप जहां भी वीडियो देख रहे हैं ना, थोड़ा पढ़ के देखो यार, ऐसे काहे देख रहे हैं? इधर देखिए, लितु लसानम दंता, लितु लसानम दंता, ये दंत जब इसको पढ़ेंगे ना तो दोनों दांत के बीच में जीभ आएगी। लितु लसानम दंता, पढ़ के देख लो। कोई ऐसा वीर पैदा है का भाई जो जीभ जो है कि दांतों के बीच में न आए पड़ल? जीभ दांतों से टच नहीं करना चाहिए। पढ़ के दिखा दीजिए तो जीभ दांत से टच नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा गया लितु लसाना नाम दंता। फील कर रहे होंगे आप, कर लीजिए, महसूस कर लीजिए, थोड़ा फील करा पढ़ाते हैं ना हिंदी। इधर देखिए, उपधमनीय नाम अष्ट, उपधमनीय नाम अष्ट मतलब क्या होगा? जब आप पढ़ेंगे ना तो दोनों ओठ सटेंगे। उपधमनीय नाम ओष्ठ, इसलिए ओष्ठ नाम पड़ा, ओष्ठ। उपधमनीय नाम ओष्ठ, पढ़ के देखिए, प प कोई है का? अगर प पढ़ेंगे दोनों ओठ नहीं सटना चाहिए, शर्त है। पढ़ के दिखाइए, कोई भी पढ़े, बस शर्त क्या है कि दोनों ओठ से ओठ सटने नहीं चाहिए। तो पढ़ के देख लीजिए, इसलिए कहा गया उपधमनीय नाम ओष्ठ। पढ़ के देखिए, प, अरे क्या देख रहे हैं, पढ़ ही नहीं पाएंगे, इसलिए इसका नाम ओष्ठ है। इसलिए क्वेश्चन कई बार पूछा है, निम्न में से कौन ओष्ठ है? कौन ओष्ठ है? 4 को ऑप्शन देगा, ए बी सी डी। यहीं से दे देगा, च यहाँ दे देगा, ख यहाँ दे देगा, और यहाँ थ दे देगा, और यहाँ ब दे देगा। कहेगा बताओ कौन इसमें से ओष्ठ है? तो अब ओष्ठ से जब जिसकी आवाज जान रहे हैं कि उपधमनीय नाम ओष्ठ, पढ़ेंगे तो वही मोट सट रहा था, इसलिए तुरंत प वाला देख लीजिए, मिल गया भाई। तो दूसरा वाला है, ये च वाला किसमें वाला है? तो च वाला तालु वाला में क्या? ये ताल हो गया, तो ताल को नहीं पूछ रहा था, ओष्ठ है। निम्न में से कौन ओष्ठ है, ओष्ठ पूछ रहा था, ये गायब हो गया। ख वाला कौन में क्या? ये तो मुर्दा में क्या? ख वाला किसमें है? ये तो दंत में क्या? तो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजनों में से आपसे हमेशा यही पूछेगा, क्वेश्चन बदल देगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और बदल दे रहा है, मान लीजिए हम कहते हैं दंत, दंत है, निम्न में से कौन सा दंत है? तो दंत वाला आपको पता है, दंत वाला यही है। तो लितु लसानम दंता, यानी तो वर्ग वाला, तो वाला जो भी है सब दंत से होंगे। दांत यानी दोनों दांतों के बीच में जीभ आएगी। इसलिए अगर ये ऑप्शन च है और ये मान लीजिए ठ है और यहाँ मान लीजिए तो है और यहाँ मान लीजिए कोई नहीं है, एक ऑप्शन दे दे रहा हूँ, कोई नहीं, ठीक है। अभी राइटिंग बनाने का प्रयास हम अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। जब आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो ऐसा बनाएंगे भाई। आप ही लोग तो मुझे आगे ले जाएंगे, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे बनाएंगे? तो इसलिए बताइए, निम्न में से कौन सा दंत है?
दंत का मतलब दोनों दांतों के बीच में जीवा होना चाहिए। तो मैंने बताया था दंत है, लितु रसम दंता, तो थ दो पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दांतों के बीच में जीव आएगी, इसलिए आप एकदम तुरंत मारेंगे कि तो दंत वाला गाली। ये तो एक स्पर्श ये जो कि व्यंजन वर्ण में से एक बंटवारा हुआ था, किसी कहानी देखे। अभी केवल 25 लोगों के बारे में जाने हैं, इनकी 25 के कंडीशन के बारे में जानना है। इसी 25 से एक आध क्वेश्चन तो पक्का है, 100% पक्का है, या TTSI पूछता है या ईवी में पूछता है, समीक्षा अधिकारी पूछता है। तो ये तो हमको लगता है कि अगर किसी को क वाला कंठ मान लिए, चौथे को तालु, इसको मुर्दा, इसको दंता, इसको ओष्ठ और दिमाग में बैठा लिए, आपका इस विकल्प मारेगा 100% मारेंगे। तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा अगर मेरी बात पूरी दमेदारी से समझ में आ रही है, क्योंकि मित्रों आप ही लोग इस चैनल को और हमें, हम अपनी ज्ञान अपना आप तक पहुंचाएंगे और आप हमें बहुत दूर तक ले जाने वाले हैं। इसी के साथ अब हम अगला बताने जा रहे हैं। स्पर्श व्यंजन या भैरवी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ये पहला पॉइंट हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट को आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन देख लीजिए, आपको इसी में बंटवारा हुआ है। 25 अपने दिमाग में रख लीजिएगा, अभी सबको मैं बंटवा रहा हूँ। अब बंटवाने बाद कहूँगा कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कहोगे गुरु जी गिनने तो 33 नहीं होगा, तो बताएंगे क्यों नहीं होगा, कहाँ से हुआ कैसे नहीं। फिर कहो गुरु जी, अगर कोई पूछेगा कि बताओ हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होता है। तो एकदम एक एक बात को मैं फिर करा के बताऊंगा 52 कैसे होगा। कहाँ अल्पप्राण होगा, कहाँ महाप्राण होगा, कहाँ अघोष होगा, कहाँ सघोष होगा। अभी तो बहुत दिल्ली दूर है, जरा इसको देखिए, पहले समझिए बात को, और एक पॉइंट को एक एक बात को समझिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए यार, ऐसे ही बिंदास में पढ़ाऊंगा, कोई यहाँ फीस नहीं है, आराम से बस यूट्यूब चैनल पर आपको हर चीज़ मिलता रहेगा, ठीक है। और ज़्यादा देखिए कंडीशन क्या है, आपको दूसरा अंतस्थ व्यंजन या उष्म व्यंजन, अभी बाद में आएगा। अंतस्थ व्यंजन के बाद अभी हम उष्म व्यंजन पढ़ाएंगे, लेकिन अंतस्थ व्यंजन में आप देख लीजिए, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में इसकी संख्या क्या होती है, 4 मानी गई है। य व र और ल, इसका क्रम इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन 4 मुख्य रूप से य व र ल अंतस्थ व्यंजन। अगर कोई पूछेगा बताइए हिंदी में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो तुरंत 4 मार दीजिएगा। तो 25 तो पहले था ही, 25 पहले था, 4 और आपको अंतस्थ व्यंजन से मिल गया। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या यह व र, लेकिन कभी जरा ध्यान दीजिएगा, ये पूछता है यह व क्या है। तो जैसे अर्धनारीश्वर है ना, आधा शंकर भगवान आधा पार्वती, बेचारे वही है, अर्धस्वर है बेचारे, इसको कहेंगे अर्धस्वर। इसको लुठित या प्रकंपित कभी कहते हैं, इसको लुठित, लुठित और प्रकंपित। ये बेचारा पार्श्विक है, पार्श्विक है, पूछता है कई बार परीक्षा में, यह हुआ क्या है, आप अर्धस्वर मार के चले आएंगे। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा अगले वीडियो में इसका और नाम है। अब जरा देखिए तीसरा पुष्प व्यंजन, पुष्प व्यंजन ढूंढ के आइएगा। ये तो यह हुआ ना अर्धस्वर है, एक और क्या नाम है ढूंढ के आइएगा, कमेंट करिएगा, फिर मैं बताऊंगा। ये पुष्प व्यंजन क्या है, पुष्प व्यंजन मतलब जहाँ बोलने पर वाय घर्षण करे, स्पर्श करे, और उसके बाद रगड़ने के बाद आपको जो है कि आप उस आवाज को बोल पाए, उसको हम उस व्यंजन कहेंगे। जिसमें ज़्यादा मात्रा की, ज़्यादा श्वास की जरूरत पड़े, ज़्यादा रगड़ हो, तो इनकी संख्या 4 होती है। इनकी भी संख्या, उसमें संख्या, उसमें व्यंजनों की संख्या क्या होती है, 4 होती है। अब कहोगे गुरु जी लेकिन एक बार जान लीजिए, बचपन में हमने पढ़ा था ना, 100 तीनों 100 ही है ना, लेकिन तीनों 100 है, तीनों 100 का नाम एकदम बिल्कुल अलग है यार। इस 100 को कहेंगे तालव्य स्वर, तालव्य स्वर, तालव्य स्वर, तालव्य स्वर, इस 100 को बोलेंगे तालव्य स्वर। आज के बाद कभी मत कहना 100 वाला 100, खट खटखड़ वाला 100,
करौता वाला, ये वाला कहानी भूल जाइए, बहुत हो गया। वो बचपन में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे। अब इसको कहना तालब वाला सा, इसको कहना मूर्धा वाला सा, इसको मूर्धा वाला सा, ये मूर्धा वाला सा है। और ये दंता वाला सा है, ये दंत वाला सा है, इसको दंत बोलेंगे। ह को क्या बोलेंगे? काकल्य बोलेंगे, काकल्य वर्ण। ह को काकल्य बोलेंगे, काकल्य वर्ण। ठीक है, इस प्रकार से आपको 25 में 4 और ऐड कर दिए, तो अभी अंतस्थ व्यंजन हो गया। पहले पहला हुआ था, पहला हुआ था स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा पुष्प व्यंजन। अब चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में वो पूछा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। संयुक्त वर्ण, यानी संयुक्त वर्ण क्या होगा? व्यंजन में संयुक्त वर्ण। वहां था स्वर में व्यंजन, स्वर में संयुक्त वर्ण कराया था, स्वर उसको मिला करके हमने संयुक्त वर्ण बनाया था। इसमें भी संयुक्त वर्ण होगा व्यंजन। देखिए कैसे होगा, इसको नोट करते रहेगा। अब जगह देखिएगा, संयुक्त वर्ण के बारे में बात बहुत, संयुक्त वर्णों की संख्या, संयुक्त वर्ण, उसमें स्वर में संयुक्त वर्ण था, यहाँ व्यंजन में संयुक्त वर्ण है। व्यंजन में भी संयुक्त वर्णों की संख्या क्या होती है? 4 होती है। देखिए कौन कौन? पहले वाला ये वर्ण देखिए, बना लीजिएगा, ये वाला वर्ण बनाइए, ये वाला वर्ण बनाइए, और यह वाला वर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ण है। संयुक्त वर्ण में इनकी संख्या 4 मानी जाती है। देखिए इसकी निर्माण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो छत्री वाला है ना भाऊ, इसका निर्माण आधा क और मूर्धा वाला स से हुआ है। आधा क और मूर्धा स को मिला देंगे तो आपका छत्री आ जाएगा, इसीलिए इसको कहा गया संयुक्त वर्ण। त्र के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो आधा त और र को अगर मिलाएंगे तो त्र हो जाएगा। आज जानते हैं इनको, देखिए ज्ञानी महाराज को, ज्ञानी वही होगा जो जहाज चलाएगा, जो जहाज उड़ाएगा, इसलिए जहाज ज्ञानी महाराज। पायलट को लोग ज्ञानी मानते हैं, पायलट ज्ञानी वाला होता है। तो ज्ञानी जहाज उड़ाएगा हो, तो आधा जो पहले लिखिएगा, ऊपर बाद जहाज उड़ाएगा, नहीं उड़ाएगा तो गायब हो जाएगा, गिरेगा तो खत्म हो जाएगा। यो जहाज और यो, ये जरा स्रो के बारे में बात करिएगा, तो आधा सौ और क्या हो जाएगा? र। तो ये 6 का क्या हो जाएगा? आधा क और सौ, त्र का आधा तो और ज्ञो का आधा जहाज और स्त्र का आधा सौ र। आपका जो है ये व्यंजन वर्ण का निर्माण हुआ है। मित्रों अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर करिएगा, सुधारा जा सकता है, पहला वीडियो है, कमियां इंसान में ही होती है। तो 4 इसे ऐड कर लो, 4 इसे ऐड कर लो, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 35। अब जरा देखो, 25 तो स्पर्श था, 35 चाहिए, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो संयुक्त वर्ण को नहीं गिनती में गिना जाता है। जैसे हम पुरुष स्वर था तो पुरुष स्वर को माना था, लेकिन संयुक्त वर्ण तो निर्माण हुआ है, इसलिए इसको आप क्या करेंगे? अगर कहेगा संयुक्त वर्ण को भी शामिल कर लिया जाए तो 37 मान लीजिएगा, नहीं तो 25 है, 25 क्या स्पर्श व्यंजन, और 4 क्या है? 24 लिख रहा हूँ, 4 क्या है? अंतस्थ व्यंजन, और बाकी क्या होता है? 4 पुष्प व्यंजन। यही होता है 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। आपकी हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या क्या होती है? आपका 33 होता है। अब 4 का हुआ, 4 37 क्या हुआ? यह संयुक्त वर्ण हमने अलग से उसको जैसे तोड़ करके उसको बनाया है, इसलिए उसमें अगर संयुक्त वर्ण को शामिल कर लिया जाए तो आप 37 मारेंगे, और हिंदी में कुल वर्णों की संख्या क्या होगा? 52 होगा। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, क से लेकर के ज्ञ तक में 1, 6,
डलिया ढकना, डलिया और ढकना है। उसको इन दोनों को हम उच्छिष्ट कहेंगे, फेंका हुआ शब्द कहेंगे। यानी ढको यहाँ ऐसे कर देंगे, ढको तो हम कहेंगे उच्छिष्ट व्यंजन या फेंका हुआ शब्द। कई बार पूछा है कि उच्छिष्ट व्यंजन है, तो ड और ढ क्या उच्छिष्ट व्यंजन है, फेंका हुआ व्यंजन है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मान लीजिए कभी कभी ख लिख दीजिए, हाँ ख लिख दीजिए, तो ऐसे क्या है अरबी फारसी का शब्द है, कहीं दूर से लाया गया है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एक एक वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए बाय, फिर मिलेंगे।